Hello guys, today we are going to start with part 5 union. So let's begin with it. Since part 5 सबसे बड़ा पार्ट होता है पॉलिटी का, तो इसीलिए मैंने एक सेपरेट कंटेंट्स बना दिया है जिसमें आपके लिए इजी होगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि पार्ट 5 में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 52 से लेके 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाता है? जो हमारे पार्लियामेंट को संभालते हैं, द टू हाउसेस एंड द प्रेसिडेंट। सो वी विल हैव द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल। बट सिंस अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो हम अटॉर्नी जनरल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ही पढ़ेंगे। वी विल नॉट स्टडी इन यूनियन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेसिडेंट। सो जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो हेड होता है इंडियन स्टेट का। इन्हें हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ओके, अब हमारे लिए काम की चीज़ या हमें जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। सबसे पहली बात, ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा एंड 35 ईयर्स से ज़्यादा एज होनी पड़ेगी। ओके, 35 और 35 प्लस। एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोक सभा। ओके, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि सपोज द्रौपदी मुर्मू अब इंडिया की करंट प्रेसिडेंट है, तो उनको जब इलेक्ट किया गया था तो उससे पहले इट वॉज मेड श्योर कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में या यूनियन गवर्नमेंट में या लोकसभा में कहीं पर भी वो किसी भी पोजीशन को होल्ड ना करे, किसी भी ऑफिस को होल्ड ना करे। और अगर वो करती थी तो उनको रिजाइन करना होता था टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। सो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स प्लस एज, क्वालिफाइड इनफ टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस आइदर इन यूनियन और इन स्टेट। ओके, सो ये क्वालिफिकेशंस है प्रेसिडेंट के लिए। अब मेन चीज़ है, एक चीज़ याद रखना कि जो भी इलेक्ट होते हैं ना, उन सबको ओथ प्रेसिडेंट देते हैं। बट प्रेसिडेंट को ओथ कौन देता है? प्रेसिडेंट को ओथ देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, बाकी सबको प्रेसिडेंट देंगे, बट प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होते हैं तो उनको ओथ देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, इफ ही इज एब्सेंट, देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो प्रेसिडेंट को ओथ देते हैं। नाउ नेक्स्ट, the constitution lays down the following condition of the president's house. He should not be a member of either house of the parliament or house of the state legislature. वही चीज़ जो हम अभी ऊपर देख के आए कि कहीं भी ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। If any such person is elected as president, he should vacate his seat in that house. Okay? Then he should not hold any other office of profit and he is entitled without payment of rent, okay, to use his official residence. कौन सा है? राष्ट्रपति भवन। सो प्रेसिडेंट कहाँ पर रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में, एंड ही डज नॉट नीड टू पे द रेंट फॉर इट। सो दिस वर द क्वालिफिकेशंस। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होते हैं प्रेसिडेंट के। कि हम एक तो आपको पता है कि कौन सा पर्सन इलेक्ट हो सकता है, लेकिन मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है प्रेसिडेंट के और कौन कौन पार्ट ले सकता है। ओके, सो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, ये आता है एग्जाम में कि कौन से मेंबर इलेक्शन में पार्ट लेते हैं प्रेसिडेंट के और कौन से नहीं लेते। एंड द सेम वे इम्पीचमेंट पे भी कौन पार्ट लेता है और कौन नहीं लेता है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना। सो इलेक्शन में पार्ट्स कौन ले सकता है? इलेक्टेड मेंबर। ओके, ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो अगर इन शॉर्ट में बोलो तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वही लोग पार्ट ले सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, मतलब बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ओके, दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब आपको पता है ना, जैसे राज्यसभा में नॉमिनेशन होती है, नॉमिनेटेड पर्सन कहीं भी पार्ट नहीं ले रहे, ये इस चीज़ को याद रखना। Who does not take part मैंने अलग से लिख दिया है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये तो इजी हो गया क्योंकि इलेक्टेड लेते हैं तो नॉमिनेटेड नहीं लेते हैं। अब एक चीज़ है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ ना 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होती है।
तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के ना ही इलेक्टेड और ना ही नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हर स्टेट में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसीलिए both elected and nominated members of state legislative council does not take part in the election of president. अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, इट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलॉट पेपर से वोटिंग होती है। All doubts and dispute in connection with the election of president are decided by the Supreme Court whose decision is final. अगर कुछ भी dispute है तो वो सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा एंड सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा दैट इज फाइनल। नाउ टर्म एंड इम्पीचमेंट। सो जो प्रेसिडेंट है ही इज इलेक्टेड फॉर द term of 5 years. Okay. However, he can resign from his office at any term by giving resignation letter to vice president. So, आगे हम चलकर देखेंगे ना, जैसे ओथ सबको प्रेसिडेंट दिलाते हैं और अगर कोई भी ऑफिस है वो प्रेसिडेंट के अंदर होता है, तो अगर किसी भी पर्सन को रिजाइन करना होता है ना तो वो प्रेसिडेंट को देता है अपना रेजिग्नेशन। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ओथ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द सीनियर मोस्ट जज, एंड अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ओके अब ये बात होगी कि खुद से रिजाइन किया। नाउ वी ऑल्सो हैव अ टर्म इज इम्पीचमेंट, मतलब प्रेसिडेंट को रिमूव करना उनकी पोस्ट से। सो द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। हम देख कर आए थे ना, इम्पीचमेंट हमने कहाँ से लिया है? बोरोड फीचर्स में, ये हमने यूएसए से लिया है। ओके सो द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी हम इनिशिएट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को रिमूवल या इम्पीचमेंट। These charges should be signed by 1/4 of the members of the house, okay, that frame the charges। मतलब अगर लोकसभा ने बोला है कि हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर्स को साइन करना होगा, ओके, इस चीज़ के लिए, तभी ये चीज़ इनिशिएट हो पाएगी। और 14 डेज का ना नोटिस जाएगा फिर प्रेसिडेंट को। उसके बाद आफ्टर द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। मतलब अगर 30 मेंबर्स है सपोज, हाँ, सो 2/3 कितना हो जाएगा इसका? 20 मेंबर्स। सो 20 मेंबर्स अगर उस रिजोल्यूशन को पास कर देते हैं तो इम्पीचमेंट ऑफ रिजोल्यूशन पास हो जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, और ये फिर दूसरे हाउस को भेजा जाएगा। अगर मतलब लोकसभा ने इनिशिएट किया, लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, फिर ये राज्यसभा में गया, फिर राज्यसभा भी इन्वेस्टिगेट करेगा इन चार्जेस को, और अगर चार्जेस मिलते हैं ऐसा कुछ, ये भी इम्पीचमेंट पास कर देंगे राज्यसभा, वो भी 2/3 ऑफ मेजोरिटी, मतलब वहां से भी 20% चाहिए अगर 30 है तो। ओके एंड देन द प्रेसिडेंट इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। मतलब इनिशिएट किसी भी हाउस में हो सकता है, जिस हाउस से इनिशिएट होगा वहाँ के 1/4 मेंबर को साइन करना होगा इनिशिएट करने के लिए, फिर 14 डेज का नोटिस जाएगा प्रेसिडेंट को। उसके बाद रिजोल्यूशन पास होने के लिए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप चाहिए हाउस की। अगर लोकसभा से है तो पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा भी इन्वेस्टिगेट करेगा और वहाँ से भी 2/3 चाहिए, एंड देन आफ्टर इट इज पास्ड फ्रॉम बोथ द हाउसेज देन द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। अब मैंने बताया था ना, जैसे इलेक्शन में कौन पार्ट ले रहा है, तो वैसे ही इम्पीचमेंट में कौन से मेंबर्स पार्ट लेते हैं। तो एक चीज याद रखना कि इम्पीचमेंट में ना नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टेक पार्ट, ओके, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूटीज डू नॉट टेक पार्ट। अभी हम देख कर रहे थे ना कि इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं, बी इट पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या दिल्ली और पुडुचेरी की, और नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं लेते। और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्योंकि सिर्फ 6 स्टेट्स में है, इसलिए वहाँ के ना इलेक्टेड और ना ही नॉमिनेटेड लेते हैं। बट अगर इम्पीच करना है तो नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेक पार्ट इन द इम्पीचमेंट। बस पार्लियामेंट, और हमें किसी से मतलब नहीं है, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव से ना ही यूटी से, ओके। और अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं वैकेंसी, ओके। जैसे अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया और या उनके टर्म में रहते हुए डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है इस केस में। अब वैकेंसी इन प्रेसिडेंट ऑफिस कैन ऑकर इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे: ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, बाय रेजिग्नेशन, बाय रिमूवल in process of impeachment, by his death, otherwise for example when he become disqualified to hold office or when his election is declared void. Okay, if such thing happen, then the election to fill the vacancy should be held within 6 months from the date of occurrence of such vacancy. अगर 1 जनवरी को suppose प्रेसिडेंट वैकेंट हुई है सीट, तो नेक्स्ट 6 month मतलब 1 जुलाई से पहले पहले हो जाना चाहिए, राइट। When a vacancy occurs in the office of the president due to resignation, removal, death or otherwise, the vice president acts as president until a new president is elected. Okay, ये चीज़ देख लो, अगर प्रेसिडेंट नहीं है ऑफिस में तो वाइस प्रेसिडेंट सारी फंक्शंस निभाएंगे जो प्रेसिडेंट के होते हैं, और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो क्या करेंगे, फिर जो चीफ जस्टिस है ना इंडिया के वो, और अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है फिर देन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, नाउ प्रेसिडेंट के ना बहुत सारे पावर्स होते हैं एंड फंक्शंस होते हैं, तो इसको हम डिवाइड करते हैं
सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या आ जाता है कि जो भी हम एक्ट्स पास करते हैं या जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं ना, वो सारे हम प्रेसिडेंट के नाम पर लेते हैं और प्रेसिडेंट ही सबको अपॉइंट करता है। इन पॉलिटी देयर इज वन शॉर्ट ट्रिक कि अगर पूछा जाए ना कि यूनियन में या कौन किसको अपॉइंट करता है, तो सबकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को, अटॉर्नी जनरल को, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, गवर्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो सारे काम ना प्रेसिडेंट के हैं इन केस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब हम स्टेट में देखेंगे कि स्टेट में सब अपॉइंटमेंट्स गवर्नर करता है, पार्लियामेंट की सारी अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट करते हैं। सो दैट इज हिज एग्जीक्यूटिव पावर। और एक ये भी है कि कौन सा एरिया हमें स्केड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है, ये भी प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, फाइनेंशियल पावर्स आ जाती है प्रेसिडेंट की। मनी बिल्स जो होते हैं ना, वो इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही आ सकते हैं। ओके, मनी बिल इंपॉर्टेंट है, हम आगे जाके देखेंगे ये क्या होता है। देन वो एक फाइनेंस कमीशन बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 280 आफ्टर एवरी 5 ईयर, मतलब 5 ईयर का टेन्योर होता है फाइनेंस कमीशन का, जो कि रिकमेंड करेगा कि फाइनेंसेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। ओके, दैट इज द फाइनेंशियल पावर्स। अब जुडिशियल पावर क्या आ जाती है कि वो चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं, क्योंकि सारी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट की होती है ऑन हाई लेवल। जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सारे प्रेसिडेंट, मतलब मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स जो होती है ना, वो सारे प्रेसिडेंट के अंदर होती है। गवर्नर में होती है, कुछ कुछ होती है। ओके, बेसिकली स्टेट वाली होती है। अब चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। एडवाइस भी ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से जब उन्हें कुछ किसी के बारे में पूछना है, बट सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा, पर वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, मतलब वो एडवाइस प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। दैट इज नॉट एनी कंपल्शन। ओके, दैट इज नॉट बाइंडिंग। अब ना 5 तरह की पार्डनिंग पावर्स भी होती है प्रेसिडेंट की। तो वो पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंस, मतलब कोई भी अगर क्रिमिनल है या नहीं, वो अगर प्रेसिडेंट के पास जाए तो उनके पास वो पार्डनिंग पावर आती है। अब लेजिस्लेटिव पावर भी होती है प्रेसिडेंट की। अभी हम जुलाई में देख कर आए थे ना कि जैसे प्रेसिडेंट ने 4 मेंबर्स को नॉमिनेट किया था अभी राज्यसभा में, तो वैसे वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं इन टोटल फॉर राज्यसभा। और वो किन किन पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं? जिनके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। अब दूसरी लेजिस्लेटिव पावर ये है जो हम पढ़ेंगे आगे जाके वीटो पावर्स में, दैट कि जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है पार्लियामेंट से पास होने के बाद, तो आइदर वो अपनी एसेंट दे सकते हैं, मतलब हाँ बोल सकते हैं बिल को, या फिर वो विथहोल्ड कर सकते हैं, मतलब अपने पास कुछ दिनों के लिए रखा रहने देते हैं या बिल को रिटर्न कर देते हैं। इफ इट्स नॉट अ मनी बिल, मनी बिल के केस में ही हैव टू से यस, ओके, फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। However, if the bill is passed again by parliament with or without amendments, he has to give it assent. Okay, एक बार रिटर्न हो सकता है, दोबारा रिटर्न नहीं हो सकता। एंड तीसरी लेजिस्लेटिव पावर है कि ऑर्डिनेंस पास करना, मतलब आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर ना जो प्रेसिडेंट है वो अब कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जब दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के सेशन में ना हो, और जब ऐसा होता है तो उस ऑर्डिनेंस को ना अप्रूव करना पड़ता है पार्लियामेंट के विद इन 6 वीक फॉर इट्स रीअसेंबली। सो एक बार ना एक क्वेश्चन आया था कि ऑर्डिनेंस की ना मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है। सो हमें पता है ना कि जो 2 हाउसेस है उनके बीच जो मैक्सिमम गैप हो सकता है सेशंस का, वो होता है 6 मंथ्स। ओके, एंड हमें ऑर्डिनेंस कितना पास कराना होता है 6 वीक्स के अंदर, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक्स मैक्सिमम लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की, इसके अंदर उसे पास होना पड़ता है। ओके, अब डिप्लोमेटिक पावर्स आ जाती है, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। मिलिट्री पावर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो तीनों के सुप्रीम कमांडर है। ओके, एंड एमरजेंसी पावर भी सारी प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। नेशनल, फाइनेंशियल एंड प्रेसिडेंट रूल, जो स्टेट एमरजेंसी है, वो तीनों हम आगे जाके देखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पावर्स है प्रेसिडेंट के। अब मैंने आपको बताया था ना कि वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास बिल्स को लेकर, तो अब हम वीटो पावर देख लेते हैं। सबसे पहले है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो के अंदर क्या है कि जो बिल है ना उसको विथहोल्ड कर सकते हैं प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट पावर टू विथहोल्ड इज एसेंट टू अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट। विथहोल्ड करना वीटो, एब्सोल्यूट वीटो के अंदर आता है। सस्पेंसिव वीटो मतलब द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न्स अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट डज नॉट पॉसेस दिस वीटो इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल में मैंने बताया ना कि हाँ बोलनी पड़ती है, और सस्पेंसिव वीटो वो होता है जब रिटर्न कर देते हैं प्रेसिडेंट, बट अगर दोबारा आता है तो हाँ बोलनी पड़ती है। और पॉकेट वीटो मतलब अपने पॉकेट में रख लेना, ऐसे इन शॉर्ट याद रख लो कि मतलब ना ही हाँ बोलना, ना ही ना बोलना, और ना कुछ भी नहीं बोलना, बस अपने पास पेंडिंग पढ़ा जाने देना बिल को, तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। अगर बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, देन द प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर। ओके, ये बाकी बिल्स की बात हो रही है एक्सेप्ट फ्रॉम मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
अब व्हेन ए बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर हिज असेंट, ये तो पार्लियामेंट के पास तो सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, पर अगर स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है कि गवर्नर के पास जाता है, ओके, स्टेट में, तो गवर्नर की क्या है कि ही मे गिव हिज असेंट, ही मे विदहोल्ड हिज असेंट, ही मे रिटर्न द बिल इफ इट्स नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड ही मे रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो गवर्नर की ना 4 वीटोज होते हैं, हाँ बोलना, विदहोल्ड कर लेना, रिटर्न कर देना, या फिर उस बिल को रिजर्व कर देना कि प्रेसिडेंट के पास वो कंसिडरेशन के लिए जाएगा। अब कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है, अगर गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है तो 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, या तो बिल को हाँ बोल देंगे, या विदहोल्ड कर देंगे बिल को, या फिर वो गवर्नर को बोलेंगे बिल को रिटर्न करने के लिए इफ इट्स नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेचर। इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रेजेंटेड अगेन टू द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट टू द बिल। दिस मीन्स दैट स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अभी हम ऊपर देख कर आए थे ना कि अगर एक बार बिल रिटर्न हो गया और दोबारा प्रेसिडेंट के पास आया जो बिल पार्लियामेंट भेजती है, देन ही हैज टू गिव हिज असेंट, ओके। बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर को भेजती है और गवर्नर प्रेसिडेंट को भेजता है, देन इट्स नॉट बाउंड, रिटर्न करने के बाद अगर फिर से बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन ही इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट, ओके। नाउ वी हैव द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर ऑर्डिनेंसेस बनाते हैं प्रेसिडेंट, कब? when both houses of parliament are not in session and either of the 2 houses of the parliament is not in session। अगर दोनों नहीं है या कोई एक भी नहीं है, क्योंकि दोनों से बिल पास होना पड़ता है और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जब सेशन में आ जाते हैं हाउसेस तो उनके सामने बिल को रखते हैं एंड देन द डिसीजन इज टेकन। और मैक्सिमम लाइफ अभी मैंने बताई ना 6 मंथ और 6 वीक, ओके, क्योंकि 6 मंथ्स के अंदर एक सेशन होना पड़ता है। Now we have the pardoning powers of president. Article 72 empower करता है to grant the pardoning powers of president। 5 तरीके के होते हैं, pardon, commutation, remission, respite and reprieve। So जो pardon है ना, मतलब pardon कर देना, मतलब माफ़ी दे देना, completely free the victim from all sentence, punishment and disqualifications। commutation का मतलब क्या है कि एक फॉर्म से लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ओके, सज़ा को। remission का मतलब क्या है? सेंटेंस का टाइम रिड्यूस कर देना, ओके। पनिशमेंट का टाइप सेम होता है, अगर टाइप ऑफ पनिशमेंट चेंज हो जाएगी फिर तो कम्यूटेशन हो जाएगा ना, पर अगर टाइम रिड्यूस कर देंगे, अगर 3 साल है तो 1 साल कर दी या 2 साल कर दी, तो उसको रेमिशन कहते हैं। अब रेस्पाइट क्या है? एक स्पेशल केस होता है जहाँ पर पनिशमेंट को ना लेस कर देते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं सच एज फिजिकल डिसेबिलिटी या प्रेगनेंसी ऑफ ए वीमेन, ओके, दैट इज रेस्पाइट। एंड रिप्राइव क्या होता है? इट इम्प्ले द डिले ऑफ ए पनिशमेंट फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब स्टैंड लगा देना कुछ टाइम के लिए उस पनिशमेंट पर। सो दिस इज ऑल फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही है, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, इम्पीचमेंट, पार्डनिंग पावर्स, प्रेसिडेंट के फंक्शंस एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। नाउ वी हैव द वाइस प्रेसिडेंट। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री आफ्टर प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं? ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, तो इसमें एक चीज सिमिलरिटी है कि जो इम्पीचमेंट में आते हैं ना प्रेसिडेंट के, वही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आते हैं, मतलब इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने साइड में लिख दिया है कि प्रेसिडेंट में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, ओके। सो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में जो मेंबर्स आते हैं वही इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में आते हैं, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। प्रेसिडेंट के केस में क्या था? तीनों इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं ना, स्टेट के भी आते हैं और यूटीज के भी आते हैं, दिल्ली पुडुचेरी के। अब क्वालिफिकेशंस टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन 35 ऑफ ईयर्स, शुड नॉट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ओके। प्रेसिडेंट के केस में क्या था? लोकसभा, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है? राज्यसभा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, किसके? राज्यसभा के, इसीलिए। और वो भी किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे अंदर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक और लोकल अथॉरिटी, ओके। नाउ देयर इज अ ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी ना कि प्रेसिडेंट को ओथ, देयर इज अ ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी ना कि जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं और ओथ होते हैं वो सारे कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। सो ओथ ऑफ द ऑफिस टू वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, ओके। अभी ना वाइस प्रेसिडेंट होने के 2 कंडीशंस है। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इफ सच पर्सन इज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ही शुड वैकेट हिज ऑफिस इन दैट केस। सिमिलर, मतलब कहीं भी कुछ भी ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब टर्म 5 साल होता है। अब अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को देंगे, ओके।
अब इनको भी रिमूव कर दिया जाता है सिमिलर मैनर में कि मेजॉरिटी चाहिए ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। राज्यसभा की यहाँ पर ज़्यादा पावर होती है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का, इसीलिए ज़्यादा पावर होती है और वहीं से पहले रिजोल्यूशन स्टार्ट होता है और फिर लोकसभा में जाता है। और सिंस राज्यसभा इंपॉर्टेंट है तो राज्यसभा में ना इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए इन राज्यसभा, और लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से भी पास होने से हो जाएगा। वी विल सी व्हाट इज इफेक्टिव, स्पेशल एंड सिंपल मेजॉरिटी। ओके, ऑल्सो दिस रिजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा। क्यों? मैंने बताया ना एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, नॉट इन लोकसभा। प्रेसिडेंट के केस में कहीं पर भी, क्योंकि वो किसी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ओके, एंड राज्यसभा के केस में बाय डिफॉल्ट क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन है राज्यसभा का, इसलिए राज्यसभा में ही ये चीज़ आएगी एंड नॉट इन लोकसभा। इफेक्टिव मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा। अब वैकेंसी भी सेम वे में हो सकती है, बाय डेथ, बाय रेजिग्नेशन या फिर डिस्क्वालीफाइड हो गए। ओके, अब पावर क्या है? इंपॉर्टेंट पावर दो है। ही एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड हिज पावर एंड फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, एंड ही एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी ऑकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ। क्योंकि हमने देखा ना कि 6 मंथ्स के अंदर वी हैव टू इलेक्ट आवर न्यू प्रेसिडेंट। अब जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं ना, देन ही विल डिस्चार्ज हिज फंक्शंस of acting as a president. Okay, during this period the duties are performed by deputy chairman of Rajya Sabha. Now next we will see the prime minister. So हमारे जो head of the state है ना वो तो president है, पर हमारे जो head of the government है ना वो कौन है? वो है prime minister. Okay, so जो हमारे actual head होते हैं ना वो prime minister को ही हम consider करते हैं। सो यहाँ पर लिखा है मैंने कि द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब डी ज्योर नाम के, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डी फैक्टो। इन अदर वर्ड्स प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट व्हाइल प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, वी हैव इलेक्शंस, इलेक्शंस के बाद प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अब ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। टर्म कितनी है? नॉट फिक्स्ड, बट जनरली 5 years का होता है ना। एंड ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट के अंदर ये पावर होती है कि वो अगर चाहे कि कोई इंसान अपना ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो उन्हें हटा सकते हैं। सो दैट इज अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर स्टैंड एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, कैबिनेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। कितनी स्ट्रेंथ होती है? 15% होती है ना। अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना वो चेयरमैन होते हैं किसके? नीति आयोग के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के और बहुत सारे अदर बॉडीज है उसके भी बाय डिफॉल्ट, जैसे वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के होते हैं। नाउ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 75 बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, अदर मिनिस्टर्स भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को मिनिस्टर्स बना सकते हैं हु आर रेकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अभी बताया ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कैबिनेट उतने ही मिनिस्टर्स आ सकते हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर्स ऑल्सो होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, नॉट प्रेसिडेंट। और ओथ भी सबको प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। A person who is not a member of either house of parliament can also be appointed as a minister, but within 6 months he must become a member either by election or by nominations. Otherwise, he ceases to be a minister. A minister who is a member of one house of parliament has right to speak or to take part in proceedings of other house, but he cannot vote only in the house in which he is member. अगर लोकसभा का member है तो वो लोकसभा में ही वोटिंग कर सकते हैं, बट उनको राइट है कि वो राज्यसभा में जाकर बोल पाए या प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सके, बट राज्यसभा के वोटिंग में वो पार्ट नहीं ले सकते। नाउ वी हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस द कैबिनेट। ओके, सो इट इज अ वाइडर बॉडी कंसिस्टिंग 60 to 70 मिनिस्टर। इट इंक्लूड्स ऑल द 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। ये पूरी काउंसिल की बात हो रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और कैबिनेट मिनिस्टर में कितनी होंगी? 15%, अभी बताया था ना। तो इट्स अ स्मॉलर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 50 to 20 मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ओनली, और इट्स अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, अब किचन कैबिनेट क्या है? किचन कैबिनेट इज अ स्मॉल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज हेड एंड सम 15 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स। However, there is a still smaller body called inner cabinet or kitchen cabinet that consists of prime minister and 2 to 4 influential colleagues in whom he has faith and with whom he can discuss every problem. Council of Ministers सबसे बड़ी, सब आते हैं उसमें।
कैबिनेट में सिर्फ 15, ओके। और कैबिनेट से भी छोटा होता है किचन कैबिनेट, जहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और 2 से 4 लोग जिन्हें वो सबसे ज़्यादा फेथफुल मानते हैं। अब कैबिनेट की ना 8 कमेटीज़ होती है। पहली है पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये बस देख लेना, ऐसा ये पूछते नहीं है कि क्या है, बट हाँ, बट टोटल 8 कैबिनेट कमेटीज़ है। नॉलेज होना अच्छी बात है। नाउ फंक्शंस ऑफ कैबिनेट कमेटीज़। अब कमेटीज़ है तो उनके कुछ फंक्शंस भी है, राइट। सो 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटीज। द पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, ये किससे डील करती है, जो भी पॉलिसीज बनाते हैं ना डोमेस्टिक या फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, वो पॉलिसी सारे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनाती है। इकोनॉमिक अफेयर्स, मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह, ओके। अपॉइंटमेंट कमेटी, अपॉइंट करते हैं ना सेंट्रल सेक्रेटरी, पब्लिक एंटरप्राइज, SBI, RBI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब की अपॉइंटमेंट्स जो होती है वो करते हैं। एंड पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी लुक आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस इन द पार्लियामेंट, जो गवर्नमेंट के बिजनेसेस है उनके ऊपर नज़र पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी रखती है। अब जो ये पहली 3 है, ये हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ओके। और जो ये है ना, ये होम मिनिस्टर, ओके, लिख दिया मैंने। एंड द मोस्ट पावरफुल इज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, ऑल्सो कॉल्ड द सुपर कैबिनेट, ये पहली वाली। नाउ वी हैव द पार्लियामेंट। अब तक हम देख के आए हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम देखेंगे पार्लियामेंट, विच इज़ द ब्रोडर फॉर्म, जहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के। एक है प्रेसिडेंट, दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, एंड द काउंसिल ऑफ पीपल, लोकसभा। 1954 में हिंदी नेम्स आते हैं इनके, राज्यसभा एंड लोकसभा, ओके। राज्यसभा अपर हाउस है एंड लोकसभा लोअर हाउस है। राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट एंड यूटीज, वाइल लोकसभा रिप्रेजेंट पीपल। क्यों? क्योंकि लोकसभा में तो भेजते हैं ना लोगों को, इसलिए लोकसभा इज पीपल। एंड राज्यसभा में क्या है कि जितनी बड़ा स्टेट है थ्रू पॉपुलेशन, लाइक यूपी 31 सीट्स, गोवा सबसे छोटा है तो 1 सीट, सो दैट इज फॉर स्टेट्स एंड यूटी, ओके। Though the President of India is not a member of either house of the Parliament and does not sit in the Parliament to attend meetings, he is an integral part of the Parliament. Because a bill passed by both houses of Parliament cannot become law without his assent. दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट को भी असेंट देनी पड़ेगी, तभी वो बिल लॉ बनेगा। Now composition of 2 houses. सबसे पहले हम राज्यसभा की कॉम्पोजिशन देखते हैं। सो जो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मतलब 250 सीट्स होती है राज्यसभा में, इसमें से जो 238 है ना, वो तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं स्टेट्स और यूटी के, लाइक यूपी की 31, गोवा की 1, ओके, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। एंड 12 हमने देखा ना कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, उनकी लेजिस्लेटिव पावर है। सो टोटल 250। अभी प्रेजेंट में ना 245 मेंबर्स है ऑफ राज्यसभा, ओके, जहाँ पर 229 आर इलेक्टेड बाय द स्टेट्स इनडायरेक्टली, 4 आर इलेक्टेड बाय द यूटीज इनडायरेक्टली एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अभी रिप्रेजेंटेशन में जो आपको बता रही थी ना, यूपी में इतनी है, कैसे आता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्ट करते हैं पर्सन और वो राज्यसभा में भेजते हैं। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट इन राज्यसभा ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। यूपी सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा सीट्स है। देन वी हैव वेस्ट बंगाल, वैसे करके सीट्स आएगी। सबसे छोटा है गोवा, इसलिए 1 सीट है वहाँ पर। नाउ यूटी की रिप्रेजेंटेशन भी सेम होती है, इनडायरेक्टली चूजन बाय इलेक्टेड लीडर्स ऑफ दैट टेरिटरी थ्रू अ स्पेशल वोटिंग ग्रुप कॉल इलेक्टोरल कॉलेज। ये भी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। आउट ऑफ 9 यूनियन टेरिटरीज बस 3 के आते हैं, ओके। दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स जो 12 नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इन स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस में। नाउ वी हैव कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 550 है। 530 मेंबर्स जो है वो स्टेट से है और 20 मेंबर्स यूटी से है। एट प्रेजेंट 543 है, 530 है स्टेट से और 13 मेंबर्स है बस यूटी के। नाउ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये चीज़ याद रखो कि राज्यसभा के केस में ना कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितनी पॉपुलेशन उतनी रिप्रेजेंटेशन। बट लोकसभा के केस में इट हैज अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। अब राज्यसभा का बनना है मेंबर तो 30 ईयर्स ओल्ड होना पड़ेगा और लोकसभा के लिए 25 ईयर्स इज द मिनिमम एज, बट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स। There are 2 kinds of proportional representation, single transferable vote and list system in India. The first kind is adopted, मतलब single transferable vote system. अब स्ट्रेंथ देख ली, अब देख लेते हैं ड्यूरेशन कितनी है दोनों हाउसेस की। राज्यसभा इज ए कंटिन्यूइंग चैम्बर, मतलब राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू।
और ये राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, डज नॉट डिसॉल्व। हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर। सो राज्यसभा ना कभी डिसॉल्व नहीं होता है, बट जो 1/3 मेंबर्स है ना वो हर दूसरे ईयर रिटायर हो जाते हैं। रिटायरिंग मेंबर आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आप राज्यसभा के मेंबर बन गए तो आप दोबारा नहीं बन सकते। यू कैन बी री इलेक्टेड और री नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर। 6 ईयर क्यों? क्योंकि 6 ईयर्स लग जाएंगे ना, क्योंकि हर 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं। अब लोकसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, इसकी टर्म 5 ईयर्स होती है। 5 ईयर्स के बाद क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है। बट हाँ, लोकसभा जब नेशनल इमरजेंसी हो जाती है या हम इलेक्शन नहीं करवा पाते हैं, तब 1 साल के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं लोकसभा को। हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। मतलब 1 साल तक आप, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो 1 साल तक आप बढ़ा सकते हो, बट इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर वी हैव टू इलेक्ट। नाउ वी हैव द प्रेसाइडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रेसाइडिंग ऑफिसर। स्पीकर होता है, डेप्यूटी स्पीकर होता है लोकसभा का, और चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का। जो भी आप देखते हैं ना हाउसेस में प्रोसीडिंग्स होती है, तो वी हैव द स्पीकर एंड द चेयरमैन। अब स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या है? स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट इट्स पीपल। मतलब लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, जो 550 मेंबर्स है उनमें से ही एक स्पीकर को खुद वो लोग इलेक्ट कर लेते हैं कि ये लोकसभा के हमारे स्पीकर है। जो डेट ऑफ इलेक्शन है ना स्पीकर की, वो फिक्स होती है बाय द प्रेसिडेंट। मतलब किस दिन इलेक्शन करवाना है स्पीकर का, वो प्रेसिडेंट चूज करते हैं, एंड उस दिन इलेक्शन होता है फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द मेंबर ऑफ लोकसभा, दैट 550 मेंबर्स, और देन वी विल गेट अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब जब भी प्रोसीडिंग्स होती है, बीसीए की वोटिंग होती है हाउस में किसी भी बिल को लेकर, अगर वोटिंग अनइक्वल है, सो सपोज कि उस मोमेंट पे ना 301 मेंबर्स प्रेजेंट है लोकसभा के जब वो वोटिंग कर रहे हैं, तो इसमें से एक तो स्पीकर है, ओके, तो 300 है, राइट। अब सपोज दोनों को ना 150 वोट दोनों ने दे दिए एक बिल के लिए। अब इस केस में ना स्पीकर वोट करेंगे और उनका वोट को कास्टिंग वोट बोला जाता है, ताकि वो टाई को ब्रेक कर दे, और जिस तरह को वोट करेंगे स्पीकर, दैट थिंग विल बी पास्ड, ओके। बट जब इक्वल वोट्स हो उसी केस में, अनइक्वल वोट्स में नहीं, ओके। ही कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ही कैन ओनली एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन इवेंट ऑफ अ टाई। He has to vacate his office earlier in any of the following 3 cases। कब वैकेंसी आती है? If he ceases to be a member of लोकसभा। क्योंकि अगर लोकसभा के मेंबर नहीं है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा का तो सवाल नहीं उठता। देन अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, अब देखना कि स्पीकर किसको रिजाइन देता है। स्पीकर रेजिग्नेशन देता है डेप्यूटी स्पीकर को, ओके। स्पीकर विल गिव हिज रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर, नॉट द प्रेसिडेंट। 1-2 चीजें हैं जहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, लेकिन बाकी मैक्सिमम इज विद प्रेसिडेंट ओनली, रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर को देता है, और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देता है, ओके। एंड थर्ड केस है इफ ही इज रिमूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द लोकसभा। मतलब उनको भी इम्पीच कर दिया गया तो 14 डेज का एक एडवांस नोटिस देता है रिमूवल को कंसिडरेशन करने के लिए, और तब तक वो प्रिसाइड नहीं कर सकते एट द सीटिंग ऑफ द हाउस। ही कैन स्पीक, टेक पार्ट, बट नॉट वोट, दो नॉट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। नाउ सिमिलरली स्पीकर के साथ वी हैव डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर भी लोकसभा वाले ही इलेक्ट करते हैं अमॉन्ग इट्स मेंबर। डेट इलेक्शन कौन फिक्स करता है? स्पीकर की करता है प्रेसिडेंट, और डेप्यूटी स्पीकर की स्पीकर। अब 3 केसेस में वो वैकेट होगा इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग टू स्पीकर, ओके, इफ ही मूव बाय रिजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मतलब वही इम्पीचमेंट 14 डे एडवांस नोटिस जाता है। और अगर मतलब स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर सारी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे स्पीकर की, बट डेप्यूटी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अब यहाँ पर एक फैक्ट डाल दिया है मैंने कि सबसे पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मलंकर, एंड डेप्यूटी स्पीकर अनाथासयम अयंगर, ओके। Now, under the rules of the Lok Sabha, the speaker nominates from amongst the member a panel of not more than 10 chairperson. Any of them can preside over the house in absence of speaker and deputy speaker. मतलब अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो स्पीकर 10 पर्सन्स को नॉमिनेट करते हैं, वो उनके फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जब वो दोनों नहीं होंगे ना। स्पीकर पोर्टम भी होता है एक चीज, दैट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा द स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा लीव्स द पोस्ट, सो द प्रेसिडेंट चूज अ सीनियर मेंबर ऑफ द न्यू लोकसभा टू एक्ट एज ए स्पीकर पोर्टम, द प्रेसिडेंट गिव्स दिस पर्सन द ओथ। मतलब लोकसभा डिसॉल्व होगी, ओके, ये वाली पहली वाली, तो इनका जो स्पीकर है उन्होंने रिजाइन कर दिया, राइट। अब न्यू लोकसभा आई है,
तो उस लोकसभा को इलेक्शन होंगे, क्योंकि डेट देंगे प्रेसिडेंट, फिर इलेक्शन होने के बाद स्पीकर आएगा, तो उतने टाइम के लिए ना एक स्पीकर प्रो टर्म को इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, जो बेसिकली सीनियर मेंबर होता है। ये सेम केस है जो हमने देखा था ना मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जब सचिनंदन सिन्हा को इलेक्ट किया गया था। ओके, तो द स्पीकर प्रो टर्म हैज द सेम पावर एज द रेगुलर स्पीकर. He leads the first meeting of new Lok Sabha and give oath to all new members. He also had to choose the new speaker. Speaker pro term को oath president दिलाते हैं और बाकी सारे members को speaker pro term. Only the new speaker is selected. The role of speaker pro term ends. This position only lasts a few days. Now we have the chairman of Rajya Sabha. तो कौन होते हैं? Vice president. अभी हम देख कर आए थे ना कि who is the ex officio chairman of Rajya Sabha? The vice president of India. If vice president has to act as a president, he does not perform the chairman duty, and chairman can only be removed if vice president is removed from his position. Speaker of Lok Sabha has two special powers. अब ना ऐसे केसेस है कि कहाँ पर लोकसभा की पावर ज़्यादा है और कहाँ पर राज्यसभा की पावर ज़्यादा है। तो लोकसभा की ना दो केसेस में पावर ज़्यादा होती है। पहला, स्पीकर डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज फाइनल। मनी बिल से लेकर ना जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं वो सब कुछ लोकसभा से रिलेटेड होते हैं। राज्यसभा डज नॉट हैव अ सिंगल पावर इन केस ऑफ मनी बिल्स, और मनी बिल है या नहीं ये बिल वो स्पीकर डिसाइड करता है। दूसरा, स्पीकर की सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है कि स्पीकर प्रेसाइड्स ओवर अ जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस। मतलब अगर दो हाउसेस में कुछ बिल को लेकर बन नहीं रही है तो उस टाइम पर जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है, और जॉइंट सीटिंग को प्रेसाइड कौन करेगा? स्पीकर करेगा। जॉइंट सीटिंग हमने कहाँ से ली थी? ऑस्ट्रेलिया, राइट? Now, if someone brings a proposal to remove the vice president from his role, he cannot preside the meeting of Rajya Sabha as chairman, but he can be present and speak in house and can take part in its proceeding without voting. Now, we have the deputy chairman of Rajya Sabha. अब डेप्यूटी स्पीकर के जैसे डेप्यूटी चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा का। डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा फ्रॉम अमॉन्ग्स इट मेंबर। अब हमने स्पीकर का देखा, डेप्यूटी स्पीकर का देखा, ओके, बट हमने राज्यसभा का चेयरमैन का इलेक्शन क्यों नहीं देखा? बिकॉज ही इज वाइस प्रेसिडेंट इटसेल्फ। बट डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्शन होते हैं फ्रॉम राज्यसभा मेंबर्स इटसेल्फ। द डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू चेयरमैन, इसमें भी ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा। लाइक चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, कास्टिंग वोट होगा इन केस ऑफ टाई। और वैकेट कब हो सकती है पोजीशन? सेम इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा का मेंबर नहीं है, अगर रिजाइन कर देते हैं या इम्पीचमेंट पास होती है। नाउ व्हाट इज सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट? दोनों हाउस के पास ना एक सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ होता है खुद का। द सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। अब वो परमानेंट ऑफिसर होता है एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। प्रिसाइडिंग मतलब स्पीकर एंड चेयरमैन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे लीडर्स इन पार्लियामेंट। सबसे पहले वी हैव लीडर ऑफ द हाउस। लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस होता है प्राइम मिनिस्टर, और राज्यसभा में द लीडर इज ए मिनिस्टर एंड ए मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर इज बाय डिफॉल्ट द लीडर ऑफ द हाउस, राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। ओके, now leader of the opposition. In each house of the parliament there is a leader of opposition. The leader of the largest opposition party, having not less than 1/10 seats of the total strength of the house, is recognized as the leader of the opposition in that house. मतलब एक तो होगा लीडर ऑफ द हाउस जो पार्टी जीत कर आई है, एंड दूसरा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो पार्टी हारी है, बट वो पार्टी में से हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुनते हैं जो लार्जेस्ट ऑपोजिंग पार्टी होगी एंड हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ओके, नाउ व्हाट इज व्हिप? व्हिप ना, he is appointed by the political party to serve as an assistant floor leader. He is charged with the responsibility of ensuring the attendance of the party member in large number and securing their support in favor or against of a particular issue. The members are supposed to follow the directives given by the whip. मतलब बेसिकली पार्टी की अटेंडेंस रिकॉर्ड करना और जैसे प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए उस ऑर्डर में प्रोसीडिंग्स हो, एंड जो भी लाइक इंस्ट्रक्शंस है वो विप देता है। सो लाइक ही इज़ एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर, इसीलिए उनको बोला जाता है। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव वन इंपॉर्टेंट थिंग, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, नाउ अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मिनी मीटिंग्स। ईच मीटिंग ऑफ ए डे कंसिस्ट ऑफ 2 सिटिंग्स। मतलब बहुत सारी मीटिंग्स होगी। अभी फिलहाल आपने देखा था ना मॉनसून सेशन चल रहा है, ठीक है, तो वैसे ना काफ़ी सारी मीटिंग्स होती है एक सेशन में ही, एंड ईच मीटिंग ऑफ ए डे कंसिस्ट ऑफ 2 मीटिंग्स। पहली एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है 11 बजे से 1 बजे तक, फिर लंच के बाद होते हैं 2 बजे से 6 बजे तक। तो एक दिन में 2 मीटिंग्स, एक मॉर्निंग एक पोस्ट लंच। अब सबसे पहले कुछ टर्म्स होते हैं पॉलिटिक के, उनका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। ना व्हाट इज समनिंग?
समन करना मतलब द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ, हम ये ऑर्डिनेंस में देख कर आए थे। एंड इन अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। ऑब्वियसली 12 ईयर्स होते हैं एक साल में, तो 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होता है, तो इसका मतलब है 2 बार तो सेशन होता ही होता है। ओके, और हमारे कितने सेशंस होते हैं इंडिया में, कितने सेशंस होते हैं? सो टिपिकली ना इंडियन पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। एक बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है। बजट सेशन जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। ओके, और ये ना फेब से लेके मई के बीच में आता है। ओके, सो सबसे पहले वी हैव बजट जो आता है फेब में जनरली, आपको पता ही है। एंड देन मॉनसून सेशन अभी फिलहाल चल रहा है ना, ये बेसिकली जुलाई से चलता है सितंबर के बीच में। एंड एक होता है विंटर सेशन। ओके, ये चलता है अराउंड नवंबर दिसंबर के टाइम पर। ओके, तो 3 सेशन होते हैं इंडिया के पार्लियामेंट के। एंड उसमें ना समॉर्निंग क्या होती है कि पार्लियामेंट 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 मंथ का गैप होता है मैक्सिमम, और 3 सेशन होते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो समन करना मतलब पहला सेशन को हम बोलते हैं समन करना। ओके, नाउ नेक्स्ट एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एडजॉर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन ए सीटिंग फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम विच मे बी आवर, डेज और वीक्स। मतलब कुछ घंटों के लिए अगर एडजर्न कर दिया, आप सुनते हैं ना, द कोर्ट इज एडजर्न, मतलब नेक्स्ट डे आएगा या नेक्स्ट टाइम आएगा जब उस केस की सुनवाई फिर से होगी। तो सेम थिंग इज एडजॉर्नमेंट इन केस ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो चीज़ सस्पेंड कर दी जाती है। नाउ वी हैव एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई मतलब टर्मिनेटिंग द सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। इसमें तो कुछ टाइम के लिए हम करते हैं ना, बट सस्पेंड द वर्क, बट फिर से वर्क कंटिन्यू होगा। बट साइन डाई जब आ जाता है इसका मतलब है टर्मिनेट कर देना उस सीटिंग को फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। ओके, द पावर ऑफ एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट साइन डाई लाइज विद द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अब प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन है? हम ऊपर पढ़कर आए थे ना, सो वही प्रेसाइडिंग मतलब स्पीकर एंड द चेयरमैन। फिर नेक्स्ट टर्म है प्रोरोगेशन, मतलब जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर या चेयरमैन, दैट डिक्लेयर द हाउस एडजर्न साइन डाई व्हेन द बिजनेस ऑफ सेशन इज कंप्लीटेड। अगर सेशन कंप्लीट हो जाता है तब भी हम एडजर्न साइन डाई बोलते हैं। ओके, और प्रेसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर करते हैं। एंड विदिन द नेक्स्ट फ्यू डेज द प्रेसिडेंट इशूज अ नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ सेशन। हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो prorogue the house while in session, मतलब discontinuing a session of parliament without dissolving it। बिना डिसॉल्व करे डिसकंटिन्यू कर देने को बोलते हैं प्रोरोगेशन, और ये प्रेसिडेंट करते हैं। अब मैंने एक स्लाइड डाल दी है जहाँ पर आपको डिफरेंस समझ आएगा एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन का। एडजॉर्नमेंट मतलब इट ओनली टर्मिनेट्स ए सीटिंग एंड नॉट सेशन, एंड प्रोरोगेशन मतलब नॉट ओनली टर्मिनेट्स ए सीटिंग बट सेशन ऑल्सो। एंड एडजर्न वो तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर करते हैं, बट प्रोरोगेशन इज ओनली डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब डिसोल्यूशन का मतलब, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, हमें देख के आए थे, ओनली 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, सो दैट डजंट डिसॉल्व। बट लोकसभा जो है ना, दैट इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बिकॉज दैट इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। ओके, अनलाइक प्रोरोगेशन अ डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस। मतलब जब एक 5 years का टर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा, सो दैट इज डिसोल्यूशन। एंड अ न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूएट आफ्टर जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड। अब लोकसभा की जो रिजोल्यूशन है वो 2 तरीके से होती है। एक तो ऑटोमेटिक आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years tenure एंड व्हेन द प्रेसिडेंट डिसाइड्स टू डिसॉल्व द हाउस। अब एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो उस टाइम पर जो बिल्स होते हैं उनका क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे बिल होंगे ना जो लोकसभा में होंगे या पास नहीं हुए होंगे, या जो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा गए होंगे, तो उन केस में किस बिल का क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में पूछते हैं कि अगर बिल लोकसभा से पास हो गया पर राज्यसभा में नहीं हुआ और लोकसभा डिसॉल्व होगी तो उस केस में क्या होता है। सो यहाँ पर देखो, when the Lok Sabha is dissolved, all pending work like bill, motion and notices end, okay, except for certain bills and all assurances meant for review by the Committee on Government Assurance. The bill which lapses and which does not is as follow, important है, please देखो। A bill pending in Lok Sabha lapses whether originating in Lok Sabha or transmitted to it by Rajya Sabha। इसका मतलब है अगर कोई बिल राज्यसभा में पास हो गया है बट वो लोकसभा में आया है और लोकसभा तब डिसॉल्व हो गई तो वो बिल ऑटोमेटिकली लैप्सेस इन दी लोकसभा। ओके, ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा। और अगर लोकसभा में बिल ओरिजिनेट हो रहा है तब भी अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी तो दोनों केस में बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस वेदर ओरिजिनेटिंग और ट्रांसमिटेड टू इट बाय राज्यसभा। दूसरा केस है अ बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस। व्हाई? बिकॉज जिस लोकसभा ने वो बिल पास किया था उसको तो डिसॉल्व कर दिया गया, अब उस बिल का कुछ लेना देना नहीं है राज्यसभा से, इसलिए दैट लैप्सेस ऑटोमेटिकली।
A bill not passed by two houses due to disagreement and if the president has notified the holding of a joint sitting before the dissolution of Lok Sabha does not lapses. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बिल किसी ने पास नहीं किया था, जॉइंट सिटिंग बुलानी थी, बट जॉइंट सिटिंग अभी हुई नहीं थी, तो अब जब नई लोकसभा आएगी तो उसके साथ जॉइंट सिटिंग होगी, या फिर उस केस में उस जॉइंट सिटिंग नहीं भी हो सकती है बिकॉज मे बी वो लोकसभा मान जाए उसके मेंबर्स। थर्ड है अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा डज नॉट लैप्सेस। मतलब एक बिल है जो लोकसभा ने पास नहीं किया पर राज्यसभा में वो बिल अभी पेंडिंग है तो वो लैप्स नहीं होगा। अ बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग असेंट टू प्रेसिडेंट डू नॉट लैप्स। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बिल पास हो गया दोनों हाउसेज से, बस प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए, तो इसमें लोकसभा डिसॉल्व हो जाए ना हो इससे कुछ लेना देना नहीं है। And last, a bill passes by both houses but returned by the president for reconsideration of houses does not lapses. Why? Because राज्यसभा में वो जाएगा तो वो फिर से अपनी बिल को देखेंगे एंड देन दे विल सी वेदर टू पास और नॉट, और फिर जो नई लोकसभा आएगी वो भी देखेगी बिल को कि पास करना है या नहीं, और फिर से वो चीज़ प्रेसिडेंट के पास जाएगी। पर इस समय हमने क्या देखा था कि असेंट देना पड़ेगा, वो दोबारा नहीं रिटर्न कर सकते। सो ये कुछ केसेस हैं कि अगर बिल लोकसभा में है, राज्यसभा में पास हो गया या नहीं पास हुआ या प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिली, तो उस केस में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो क्या होता है केसेस, इन चीज़ों को देखना ना। कोरम क्या होता है? कोरम एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। अगर कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं है, ओके, तो फिर आप कैसे डिसीजंस लोगे, कैसे वो बिल बनेगा, कैसे एक्ट पास होगा? तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होना रिक्वायरमेंट है ना, ताकि हाउस सेशन में रहे, तो उसको ही हम कोरम बोलते हैं कि मिनिमम इतने मेंबर्स होने चाहिए हाउस में ताकि हम कुछ भी बिल्स वगैरह पास कर सके या कुछ डिसीजंस ले पाए। तो कोरम कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर 300 है सो 1/10 कितना है? मतलब 30 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए उस टाइम पर, ओके, इन ईच हाउस, ओके। 30 लोकसभा एंड 30 राज्यसभा, ऐसा। अगर 300 लोकसभा में है एंड 250 इसमें है तो फिर इसमें 30 और इसमें 25 राज्यसभा में होने चाहिए। तो बेसिकली आता है कि कोरम में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स इन ईच हाउस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इट मीन्स दैट there must be at least 55 members present in the Lok Sabha and 25 members in the Rajya Sabha। 55 क्यों? ये तो मैंने एज एन एग्जांपल बोला ना। 55 क्यों? क्योंकि 550 मेंबर्स होते हैं ना लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ और राज्यसभा की 250, इसीलिए 55 लोकसभा में एंड 25 राज्यसभा की प्रेजेंट होनी चाहिए इफ एनी बिजनेस हैज टू बी कंडक्टेड। नाउ नेक्स्ट वी हैव द लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के सेशंस के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है कि हिंदी और इंग्लिश हम दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे एंड however the presiding officer can permit a member to address in his mother tongue। अगर उनको हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती है अच्छे से तो अपनी मदर टंग में भी बोल सकते हैं। अब लेम डक सेशन क्या होता है? ये लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा का। 5 years का टेन्योर जब कंप्लीट होने वाला होता है तो उसकी जो लास्ट सेशन होता है ना उसको बोलते हैं लेम डक सेशन। आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड, दोज मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड टू द लोकसभा आर कॉल्ड लेम डक्स। अब ना जैसे सेशंस होता है तो सेशंस में आपने सुना होगा न्यूज़ में कि क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, तो उनका मीनिंग क्या होता है? सो नाउ वी विल फर्स्ट सी व्हाट इज क्वेश्चन आवर। सो द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सीटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। मतलब जहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पर ना जो क्वेश्चंस हैं वो मेंबर्स मिनिस्टर्स को पूछते हैं और 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन आवर में। क्वेश्चन आवर से आप समझ रहे हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिसेस। स्टार्ट क्वेश्चंस distinguished by an asterisk। asterisk मतलब ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये they require an oral answer and hence supplementary questions can follow and it is printed in green color। मतलब स्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको ऑरली आंसर करने होते हैं, मेंबर्स को मेंबर्स पूछते हैं और मिनिस्टर्स जो है वो आंसर देते हैं और ऑरली आंसर देने पड़ते हैं और फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अनस्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं जो रिटन में आंसर देने पड़ते हैं मिनिस्टर्स को और यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं और ये वाइट कलर में प्रिंटेड होते हैं। अब शॉर्ट नोटिस क्या होता है कि ये शॉर्ट नोटिस मतलब तो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है उसके अंदर देने होते हैं और इस केस में ना नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 10 days। 10 days से कम नोटिस नहीं होगा। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days और ये भी ऑरली होते हैं और लाइट पिंक कलर में होते हैं। क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स आर प्रिंटेड इन येलो कलर। तो 3 तरह के स्टार्ट, ऑरल, सप्लीमेंट्री फॉलो, अनस्टार्ट, रिटन, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस नॉट लेस देन 10 days एंड ऑरली आंसर होते हैं। अब 0 आवर क्या होता है? जैसे क्वेश्चन आवर ना मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे 0 आवर इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर बट स्टिल वी हैव 0 आवर। एक इनफॉर्मल डिवाइस होती है जहाँ पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कुछ मैटर्स रेज करते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस।
जो 0 आवर है ना, दैट स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे। तो एक बार एमसीक्यू आया था कि 0 आवर किससे किसके बीच में होता है, तो आप बोलोगे कि क्वेश्चन आवर से लेकर एजेंडा ऑफ द डे इसके बीच में 0 आवर होता है। ओके, अब वी विल सी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट, मतलब हम बिल्स के बारे में बात करेंगे। सो द बिल्स इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट आर टू काइंड्स, एक पब्लिक बिल होते हैं जो कि गवर्नमेंट बिल्स होते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज प्राइवेट बिल्स दैट आर प्राइवेट मेंबर बिल्स। 4 तरीके के बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। ऑर्डिनरी बिल मतलब कोई भी मैटर होगा इसमें अदर देन फाइनेंस, फाइनेंस के अलावा कोई भी मैटर हो तो वो ऑर्डिनरी। मनी बिल, मनी समझ रहे हो ना, फाइनेंस से रिलेटेड हुआ, लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। अब फाइनेंशियल बिल्स भी मनी से, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड ही है, बट ये डिफरेंस होते हैं मनी बिल से, वी विल सी लेटर। और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, मतलब अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंड करना है, सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी द ऑर्डिनरी बिल्स। एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज़ टू पास थ्रू द 5 स्टेजेस इन द पार्लियामेंट। मतलब अगर पूछा जाए कि बिल पास होने का तरीका क्या है पार्लियामेंट में, सो ये 5 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है बिल को। दैट इज फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, बिल इन द सेकेंड हाउस, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ मनी बिल। और मनी बिल के केस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लोकसभा के पास एब्सोल्यूट पावर होती है एंड राज्यसभा की इसमें कोई अथॉरिटी नहीं होती है। सो आर्टिकल 110 में हमें मिलती है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। एक बिल मनी बिल है या नहीं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है, एंड मैंने अभी बताया ना, ए मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हम पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में देख कर आए थे। एवरी सच बिल इज कंसिडर्ड टू बी गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ला सकते हैं और कोई नहीं। आफ्टर अ मनी बिल इज पास बाय द लोकसभा इट इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर इट्स कंसिडरेशन। बट राज्यसभा हाँ बोले ना बोले, कुछ ना बोले, तब भी फर्क नहीं पड़ता बिकॉज लोकसभा हैज द अथॉरिटी। राज्यसभा हैज रेस्ट्रिक्टेड पावर विद रिगार्ड टू मनी बिल। इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। It can only make the recommendation. It must return the bill to the Lok Sabha within 14 days, whether with or without recommendation. Lok Sabha can either accept or reject all or any of the recommendation of the Rajya Sabha. तो इन शॉर्ट यही बोला गया है कि लोकसभा के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, राज्यसभा के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं मनी बिल को, अमेंड भी नहीं कर सकते हैं, बट अगर उनको कुछ रिकमेंडेशन देनी है तो वो दे सकते हैं, बट लोकसभा के पास अथॉरिटी है कि उनको माननी है या नहीं माननी है, और 14 डेज के अंदर उनको ये सब करना होगा। और अगर 14 डेज के अंदर नहीं रिटर्न करते हैं तो बिल मतलब ऑटोमेटिकली द बिल इज पास फ्रॉम राज्यसभा। फाइनली मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था ना कि कोई वीटो पावर नहीं होती है। ही हैज़ टू गिव हिज असेंट टू द बिल बट रिटर्न नहीं कर सकते। ओके, नॉर्मली द प्रेसिडेंट गिव असेंट टू मनी बिल एज इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। ऑर्डिनरी बिल में दोनों हाउसेस के पास पावर होती है, बट मनी बिल में ओनली लोकसभा। अब फाइनेंशियल बिल ये 2 तरीके के होते हैं और दोनों ना थोड़े डिफर करते हैं। ओके, एक केस में ना लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है, एक फाइनेंशियल बिल में। फाइनेंशियल बिल्स आर दोज दैट डील्स विद फिजिकल मैटर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फाइनेंशियल बिल्स 3 तरीके के हैं, मनी बिल हम देख कर आए हैं, अब ये 2 देखेंगे। फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, जो आर्टिकल 117(1) और 117(3) में आता है। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। ओके, अब फाइनेंशियल बिल 1 क्या है? कंटेन मैटर अंडर आर्टिकल 110 प्लस अदर जनरल लेजिस्लेशन। अब फाइनेंशियल बिल 1 में भी ना लोकसभा के पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है, कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, रिक्वायर्स प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। बट ये 2 चीज़ों के अलावा फाइनेंशियल बिल 1 में ना राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट। ओके, इफ 2 हाउसेस डिसएग्री प्रेसिडेंट मे कॉल अ जॉइंट सिटिंग। ओके, और प्रेसिडेंट कैन गिव एन असेंट, विदहोल्ड और रिटर्न। अब फाइनेंशियल बिल नंबर 2 ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर जाता है ना उससे रिलेटेड है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि 2 फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी। कंसोलिडेटेड में वो सब कुछ आता है जो हम सैलरीज देते हैं, जो एलोकेट होते हैं बजट वगैरह, वो सब इसमें आता है। कंटीजेंसी एक अलग फंड होता है जो सिर्फ प्रेसिडेंट के अंदर होता है, और उसमें ना मतलब जब बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी पैसे निकाले जाते हैं। सो डज नॉट इंक्लूड मैटर लिस्टेड इन 110, ट्रीटेड लाइक ऑर्डिनरी बिल, कैन बी इंट्रोड्यूसिंग ईदर हाउस। ओके, फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो सिर्फ लोकसभा, बट 2 कोई भी, और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी ज़रूरी नहीं है। अमेंड दोनों हाउस से हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, इसमें भी जॉइंट सिटिंग हो सकती है, प्रेसिडेंट असेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है या रिटर्न कर सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो 4th कैटेगरी के बिल है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
आर्टिकल 368 पार्ट 20 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स के रूल आते हैं। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट का तो कुछ काम नहीं होता है अमेंडमेंट्स में, पार्लियामेंट में ही ये चीज़ें होगी। एंड द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय आइदर अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर भी और प्राइवेट मेंबर अगर किसी को लगे कि ये अमेंडमेंट सही करना है, मतलब ये अमेंडमेंट हमें करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, ये आ सकते हैं। बट फाइनेंशियल और मनी बिल्स में ना प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं, सिर्फ मिनिस्टर से ला सकते हैं। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना, इसलिए सिंपल मेजॉरिटी से तो काम नहीं होगा ना, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए उस चीज़ में। दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या है? प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब क्या है? जैसे 550 स्ट्रेंथ है ना लोकसभा की, बट उसमें से सपोज सुन लो कि 300 प्रेजेंट है बस। अब इसमें से जो प्रेजेंट है ना, उसमें से 2/3 मेंबर्स चाहिए। अब 2/3 कितने होंगे? 200। सो यही बोला गया है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वोट भी कर रहे हैं उनमें से 200 वोट तो चाहिए, तभी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, और अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, डिसएग्रीमेंट होने पर यहाँ पर कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होती है। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ही कैन नीदर विथहोल्ड और रिटर्न। ओके, provisions such as fundamental rights DPSP can be amended only by special majority of each house, क्योंकि fundamental rights it's very important and DPSP is again very important, so special majority तो चाहिए ही, और constitution amend करना है तो definitely it should be special majority। अब हम देख कर आए थे ना कि in case of disagreement there is a joint sitting and joint sitting preside करता है speaker, so ये basically एक मशीनरी है to resolve deadlock between two houses over passage of bill। कब होती है ऐसी सिचुएशन? इफ बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, मतलब लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, ओके तब, या राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया तब। इफ द हाउसेस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल, मतलब अगर रिकमेंडेशन दी है, ऑर्डिनरी बिल का केस हो गया, तो दूसरे हाउस ने नहीं मानी तब जॉइंट सीटिंग। और अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया है बट बिल पास नहीं हुआ है तब। Now in above 3 situations, the president can summon both houses to meet in joint sitting. It must be noted here that the provision of joint sit is applicable to ordinary or financial bill and not to money bill and constitutional bills. Okay? लोकसभा प्रेसाइड करते हैं स्पीकर जो है, एंड डेप्यूटी स्पीकर उनके एब्सेंस पर, और अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और वो भी नहीं है तो कोई भी पर्सन प्रेसाइड करेगा मीटिंग को, जो मेंबर्स डिसाइड करेंगे वो। पर जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, दैट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ही डज नॉट प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सीटिंग एज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बजट इन द पार्लियामेंट, और ये पूछा जाता है कि बजट पास होने के स्टेप्स क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना बजट वर्ड नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 है जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है बजट को। सो द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स द बजट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 112। अब बजट आपको पता है कि अगले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितना बजट किसको एलोकेट होगा, टैक्स कितना बढ़ गया कितना घट गया। ओके, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को बिगिन होता है, 31 मार्च को एंड होता है। अब बजट 6 स्टेजेस से जाता है। पहले बजट को प्रेजेंट किया जाएगा, देन डिस्कशन होगी एक, फिर स्क्रूटिनाइज होगा बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ डेंस, एप्रोप्रिएशन बिल का पास एंड फाइनेंस बिल का पास। फर्स्ट वी विल सी द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। The budget is presented to the Lok Sabha by the finance minister on the last working day of the February. Okay, February के last working day में बजट को प्रेजेंट किया जाता है किसको? लोकसभा के। ये बस प्रेजेंटेशन है बजट की। ओके, देयर इज नो डिस्कशन ऑफ बजट ऑन दैट डे ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड टू द हाउस। The finance minister present budget with a speech known as budget speech. At the end of the speech in Lok Sabha, budget is laid before the Rajya Sabha, which can only discuss it and has no power on vote on demand of grants. ये बाद में देखेंगे क्या है, बट यही है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, मतलब बजट को प्रेजेंट करते एक स्पीच के साथ बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, दैट इज जस्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। जो जनरल डिस्कशन है, नेक्स्ट स्टेप है, वो कुछ दिनों बाद होता है आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन, और वो 3-4 दिनों तक चलता है जनरल डिस्कशन पार्लियामेंट में। अब जनरल डिस्कशन के बाद कुछ डिपार्टमेंटल कमिटीज बनाई गई है जो बजट को स्क्रूटिनाइज करेगी। ओके, और उससे पहले 3-4 हफ्तों के लिए हाउस एडजर्न हो जाता है। ड्यूरिंग दिस गैप पीरियड 24 जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज है पार्लियामेंट की, वो एग्जामिन करती है, डिस्कस करती है इन डिटेल, और फिर वो रिपोर्ट बनाती है उससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट स्टेप है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, मतलब किस मिनिस्ट्री को कितना बजट एलोकेट होगा।
इस पर ना वोटिंग होती है कि कितना बजट एलोकेट करना चाहिए उस मिनिस्ट्री को। सो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है मेड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट टू द लोकसभा फॉर फंड नीडेड टू कैरी आउट इट फंक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। और इसमें हमने ये देखा है ना कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती। द वोटिंग ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा। मतलब कि रेलवे को इतना जाएगा, डिफेंस को इतना जाएगा, सो वोटिंग के थ्रू ये डिसाइड होता है। अब एलोकेट हो गया कि इतना इतना बजट होगा सबका। उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, आर्टिकल 114 में इसके बारे में है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो मनी शैल बी ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। मतलब अप्रोप्रिएशन, अगर लॉ ने अप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास किया तो हम कंसोलिडेटेड फंड, अभी बताया था ना, इसमें से सैलरी या जो हम बजट्स देते हैं वो सब इसी में से होता है। तो इसको यहाँ से पैसा निकालने के लिए हमें अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो मनी शैल बी विड्रॉन एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। ओके, अब अप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। कब? जब उसको प्रेसिडेंट से एक्सेंट मिल जाता है, मतलब यस। ये थोड़ा टाइम लेता है। ओके, but the government need money to carry on its normal activity. So to overcome this, the constitution has authorized the Lok Sabha to make any grant in advance. This provision is known as vote on count. It is generally granted for 2 months for an amount equivalent to 1/6 of the total estimation. मतलब यही है कि जब तक प्रेसिडेंट से असेंट नहीं मिलता है तब तक वोट ऑन अकाउंट एक प्रोविजन होता है, उसके थ्रू जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है ना उसको कंडक्ट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। सो वो 2 महीने का एक टाइम होता है, उसमें मिल जाता है कितना अमाउंट, जो 1/6 है टोटल एलोकेशन से। अब अप्रोप्रिएशन बिल प्रेसिडेंट जब पास कर देते हैं उसके बाद फाइनेंस बिल को पास करना होता है। फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस फाइनली टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग ईयर। और तब जाके हमारा बजट फाइनली पास होता है। ओके, सो द बजट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनुइटी, मतलब एनुअली, एंड दैट इज द पार्लियामेंट ग्रांट मनी टू द गवर्नमेंट फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। If the granted money is not spent by the end of the financial year, then the balance expires and returns to the consolidated fund of India. This practice is known as rule of lapse. मतलब सपोज अगर डिफेंस को मिला है 1000 करोड़, ओके, इतने मिले हैं, बट डिफेंस में से ना इसमें से बस 900 करोड़ ही उन्होंने स्पेंड किए हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, तो 100 करोड़ जो बचे हैं ना वो वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चले जाएंगे। अब फंड्स देख लो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 काइंड ऑफ फंड, कंसोलिडेटेड, पब्लिक अकाउंट एंड कंटीजेंसी। कंसोलिडेटेड बताया ना, सारी इनकम जो जाती है, प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, हमारी जो गवर्नमेंट जॉब्स की सैलरी होगी, और जो भी फंडिंग वगैरह होती है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और इसमें से कुछ भी पैसा निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल का पास होना पड़ता है। पब्लिक अकाउंट मतलब कोई भी अदर मनी, पब्लिक मनी जो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर नहीं आती है वो जाती है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। और एक तीसरा है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के अंदर होता है, और इसमें से तभी पैसा निकालेंगे जब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ होगी, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है या कुछ ऐसे अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं। ओके, और ये फंड हेल्थ होता है फाइनेंस सेक्रेटरी के पास ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। अब जैसे हमने देखा कि मनी बिल के केस में ना लोकसभा के पास एब्सोल्यूट पावर है, तो वैसे ही राज्यसभा की पावर भी कहीं ज़्यादा होगी लोकसभा से, तो कहाँ पर होती है वो चीज़ें देखेंगे। Now, the position of Rajya Sabha as compared to Lok Sabha can be studied under 3 angles, where Rajya Sabha is equal to Lok Sabha, where Rajya Sabha is unequal to Lok Sabha, and where Rajya Sabha has special power that are not shared with Lok Sabha. सबसे पहले इक्वल स्टेटस का है, ऑर्डिनरी बिल्स में है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में है, इलेक्शन इम्पीचमेंट में है, इलेक्शन रिमूवल में है, वाइस प्रेसिडेंट का, चीफ जस्टिस को रिमूव करना है, जज को करना है तब भी, या बाकी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को करना है, उनके चीफ कमिश्नर्स को करना है तब, चेयरमैन को करना है तब, फिर एमरजेंसीज है तब। और शॉर्ट में बता देती हूँ कि अभी हम देख कर आए थे ना अनइक्वल स्टेटस का है जहाँ लोकसभा की पावर ज़्यादा है। मनी बिल ऑब्वियसली केस है, मनी बिल सबसे पहली बात, जहाँ पर लोकसभा के पास सोल अथॉरिटी रहती है। एंड फाइनेंशियल बिल 1, ये भी हमने देखा था ना कि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, बट अमेंड कर सकते हैं इसमें राज्यसभा, बट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मनी बिल है या नहीं बिल कोई, वो भी लोकसभा के पास पावर जाती है। जॉइंट सीटिंग को प्रेसाइड भी स्पीकर करता है। राज्यसभा से बजट को डिस्कस कर सकता है, अभी हम देख कर आए थे ना, वोट नहीं कर सकता डिमांड ऑफ ग्रांट्स में, मतलब कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा जाएगा। और अगर नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करना है तो वो भी लोकसभा में होगी, राज्यसभा में नहीं होगी। और नो कॉन्फिडेंस मोशन एक चीज़ आ जाती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब लोकसभा डिसॉल्व कर देना पूरी तरीके से, तो वो भी लोकसभा के पास है। राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली टू लोकसभा, राज्यसभा के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है। अब देयर आर सम केसेस जहाँ पर ना राज्यसभा की पावर ज़्यादा होती है। पहला है अगर स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें हम 3 लिस्ट मैंने आपको बताई थी ना लास्ट वीडियो में, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। सो जो स्टेट लिस्ट होती है ना, वहाँ पे कोई भी अगर लॉ बनाना है उस सब्जेक्ट पर स्टेट लिस्ट के, तो वहाँ पर राज्यसभा की पावर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब जो
यूपीएससी के अंदर आती है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, उसमें जो भी होगा ऑथराइजेशन वो राज्यसभा का है। एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर भी सोल पावर राज्यसभा की है, ये हम देख कर आए थे ना इम्पीचमेंट में। क्यों? क्योंकि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का, इसीलिए ये चीज़ भी राज्यसभा में ही इनिशिएट हो सकती है। नाउ आफ्टर दैट वी हैव द फाइनेंशियल कमिटीज़। तो 3 तरीके की कमिटीज़ होती है, पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट्स एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में सेटअप हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। 22 मेंबर्स है इसमें, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। हर साल पार्लियामेंट इलेक्ट करती है, 1 ईयर का टर्म होता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसमें से कोई भी इलेक्ट नहीं हो सकता इस कमेटी का मेंबर। चेयरमैन भी कमेटी के अंदर से ही कोई होगा, अपॉइंट कौन करेगा? स्पीकर। और इसका काम क्या होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का? जो कैग होते हैं ना, कैग कंपोटर एंड ऑडिटर जनरल, जिनका काम है ऑडिट करना, तो उनका जो भी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स होती है ना, वो एग्जामिन करना। नाउ वी हैव द एस्टिमेट कमेटी। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स है, तो एस्टिमेट कमेटी में ओनली लोकसभा मेंबर्स है, 30 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा ओनली। राज्यसभा इज नो रिप्रेजेंटेशन। ये 1950 में आई थी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मैथाई। हु वाज जॉन मैथाई? ये इंडिया के पहले रेलवे मिनिस्टर थे और फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे। सो जॉन मैथाई के रिकमेंडेशन पर आई थी एस्टिमेट कमेटी। यहाँ पर भी 1 साल का टेन्योर होता है एंड मिनिस्टर नहीं हो सकता कोई भी मेंबर। चेयरमैन स्पीकर अपॉइंट करेगा और इसका काम होता है बेसिकली कमेटी के एस्टिमेट्स एग्जामिन करना बजट में, और कुछ भी एक्सपेंडिचर हो तो कितना एस्टिमेट्स करना है, मतलब एस्टिमेट करना है बेसिकली कि कितना बजट को देना है, या बाकी पब्लिक एक्सपेंडिचर में कितना क्या देना है, क्या करना है। लास्ट है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 1964 में बनी थी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। इसमें 22 मेंबर होते हैं सेम, लाइक 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। और पार्लियामेंट ही इलेक्ट करती है मेंबर को। 1 ईयर का टर्म है, मिनिस्टर नहीं हो सकता, स्पीकर अपॉइंट करता है। एंड इसका चेयरमैन देखना सिर्फ लोकसभा से होगा। ओके, यहाँ पर तो ओनली लोकसभा मेंबर्स है तो लोकसभा से होगा। इसमें दोनों मेंबर्स हैं बट लोकसभा से होगा, और फर्स्ट कमेटी में कहीं से भी हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव सुप्रीम कोर्ट। सो अब जुडिशियरी के बारे में देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950 और इसने सक्सीड किया था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के 34 जजेस है, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं इनको। अब क्वालिफिकेशन क्या है जजेस होने की? पहले तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब दूसरा, इन तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट, आइदर ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, 5 years तक हाई कोर्ट का जज, या एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 10 years, या एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, और कोई मिनिमम एज तो है नहीं कि जज बनने की सुप्रीम कोर्ट की, बट मैक्सिमम एज ज़रूर है 65 years, और हाई कोर्ट की होती है 62 years। अभी बताया मैंने, द ऑफिस ऑफ होल्ड्स अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर। रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, रिमूव भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, और स्पेशल मेजॉरिटी से ही रिमूव होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या चीफ जस्टिस को रिमूव करने के ना कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीज़ें बोली गई है कि इन्हीं 2 चीज़ों के आधार पर आप रिमूव कर सकते हो। फर्स्ट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर आपको पता है, इनकैपेसिटी मतलब कैपेबल नहीं है वो उस क्राइटेरिया या उस जॉब को फुलफिल करने के लिए। अब अगर इम्पीच करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? अ रिमूवल मोशन साइन बाय 100 मेंबर इन केस ऑफ लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा इज गिवन टू स्पीकर और चेयरमैन। ओके, स्पीकर या चेयरमैन एडमिट करेगा मोशन या रिफ्यूज करेगा एडमिट करने के लिए। देन अगर एडमिट हो जाता है कि हमें रिमूव करना है तो एक 3 मेंबर कमेटी फॉर्म की जाएगी इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस जज के ऊपर या चीफ जस्टिस के ऊपर कोई चार्जेस लगे हैं, जो भी लगाए हैं वो सही है या नहीं। और ना जो कमेटी है 3 मेंबर, उसमें एक चीफ जस्टिस होगा या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब कमेटी अगर गिल्टी फाउंड करती है जज को तो मोशन एक पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी से, क्योंकि जज को रिमूव करना है वो भी सुप्रीम कोर्ट का, तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। एंड फाइनली द प्रेसिडेंट पासेस एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। अब जैसे हमने प्रेसिडेंट का देखा था कि ये पावर्स होती है, वैसे ही ना सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ स्पेशल पावर्स होती है, एंड उसमें से सबसे पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सो द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। मतलब अगर किसी सेंटर के बीच में या किसी एक या उससे ज़्यादा स्टेट्स के बीच में किसी बात को लेकर अनबन है, या सेंटर
एंड अ स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड अनदर स्टेट्स ऑन अदर साइड, मतलब कोई सेंटर के साथ कुछ स्टेट्स है और दूसरे स्टेट्स अलग से हैं, या 2 या 3 स्टेट्स के बीच में हो, तो कुछ भी ऐसे डिस्प्यूट्स है तो वो ओरिजिनल जुडिस्डिक्शन के अंदर आएगा। अब रिट जुडिस्डिक्शन हम पढ़कर आए थे ना फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 तरह की रिट्स होती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेंट्योरी एंड क्यू वारंटो। तो एक चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन एक बार आया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है ना वो हाई है या कम है हाई कोर्ट से। सो एक चीज़ याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन है ना वो बहुत कम है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जो रिट है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, सिर्फ आर्टिकल 32 में आती है, और जो हाई कोर्ट की है ना वो आर्टिकल 226 में आती है। तो हाई कोर्ट में ना बहुत सारे मैटर के लिए रिट इशू हो सकती है, बट जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही रिट इशू कर सकते हैं। इसीलिए जो हाई कोर्ट है ना उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है रिट में। अब एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है, मतलब अगर कोई पर्सन लोअर कोर्ट से अगर कोई अपील मिली है जो उसको मंजूर नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट से अपील कर सकता है उस चीज़ को लेकर, दैट इज एपेलेट जुरिस्डिक्शन। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है ना वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं जब उनको चाहिए। तो 143 आर्टिकल के अंदर ही आता है द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है। ओके, ही मे फॉलो और नॉट फॉलो। एक कोर्ट ऑफ कंडक्ट होता है एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया है। ओके, and the judicial review power मतलब to examine the constitutionality of legislative enactments and executive body of both central and state. If they are found to be violate any constitution, they are declared as illegal, unconstitutional and invalid. मतलब ऐसा कोई रूल जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को हमारे वायलेट करे तो दैट इज जुडिशियल रिव्यू, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। देन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन हो और वो अगर वो सही ना हो तो भी हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और कुछ अदर पावर्स होती है। सो विद दिस आई कंप्लीट द यूनियन काफ़ी बड़ा चैप्टर है पार्लियामेंट में। मैंने बहुत सिलेक्टिव इन शॉर्ट कॉन्साइज वे में आपको बताने की कोशिश की है, एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, हाउस की सीटिंग्स, वीटो पावर्स, बजट, बिल पास होना, कितने तरीके के बिल होते हैं, सोल पावर किसकी कितनी है, एंड सुप्रीम कोर्ट, मैंने सब आपको बताने की कोशिश की है। पॉलिटी इज़ नॉट टफ, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो थिंग्स विल गेट इन टू योर माइंड। सो इससे ज़्यादा ना कुछ भी नहीं आएगा, मतलब अगर कुछ भी आएगा ना तो आपको इस PDF से यूनियन के लिए सब कुछ मिल जाएगा। मैंने ना आर्टिकल्स बस वही लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आते हैं। 395 आर्टिकल्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो हम फटाफट से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 में, 58 में क्वालिफिकेशंस, 60 में ओथ, ओके, 61 में इम्पीचमेंट है, देन 63 में वाइस प्रेसिडेंट, 64 में ये बताया गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट के, 66 में इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट के, और 69 में ओथ है। अब 72 में पार्डनिंग पावर्स है, 74 में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्राइम प्रेसिडेंट, एंड ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो भी काम करेंगे वो प्रेसिडेंट को बताना होगा, दैट इज इन 78। देन 87 में स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। ओके, वैसे गवर्नर के भी हम पढ़ेंगे। देन 89 में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर है 93 में, 100 में वोटिंग कैसे होती है, 108 में जॉइंट सीटिंग, 110 में स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, 112 आपको पता है बजट नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 114 अप्रोप्रिएशन बिल, 117 स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंशियल बिल, 2 टाइप्स के है ना, 117 1 एंड 3, 1 to 3 में ऑर्डिनेंस पावर, 124 में सुप्रीम कोर्ट, एंड 127 में एड हॉक जजेस, एंड 143 जो एडवाइजरी जुडिस्टिकेशन है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, दैट। सो विद दिस आई कंप्लीट यूनियन, एंड आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे बाहर एग्जाम में। आप अच्छे से 1-2 बार PDF पढ़ लेना, एंड ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा, थिंग्स विल गेट इन टू योर माइंड। मैं PDF टेलीग्राम में डाल दूंगी, स्कैन कर लेना, और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। हैव अ गुड डे, बाय।